बेटा काइनेमेटिक्स में हमने सर्कुलर मोशन के कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होती है, और फिर फाइनली हमने खत्म किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फोर्स को पढ़ के। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पढ़ा था लास्ट में। अभी इस चैप्टर में, चैप्टर बोल सकते हैं आप इसको, फिर हम कंबाइन कर देंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को कंबाइन करेंगे, देन विल बी अ कंप्लीट चैप्टर जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं मैं आपको, फिर हम आगे चलते हैं। हमने बात करी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेटा हमने बात करी एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। Then we talked about angular acceleration and alpha से represent किया। Their relations were omega equals to d theta by dt, alpha equals to d omega by dt। और इसी में हमने आगे चल के बात करी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसे भी हमने AC से रिप्रेजेंट किया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया था AC इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। अभी आप डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है डायनेमिक्स में तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स, देखो सर्कल में रहना है तो मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है। आपको कुछ चीजें बेसिकली मैंने बताई थी कि सर्कल में रहना है तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। ठीक है, मान लो ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस है r, वेलोसिटी चेंज होती है। अब वेलोसिटी हमने लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा, वेलोसिटी अपने आप तो चेंज हो नहीं सकती। वेलोसिटी को चेंज कौन कर रहा है? देयर मस्ट बी सम एजेंसी, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल एफर्ट जो उस वेलोसिटी को चेंज करे, वेलोसिटी को चेंज करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, और एक्सेलरेशन तो हमेशा किसी फोर्स के कारण होती है। तो जो फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए चाहिए उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज द force required by a body to remain in a circular orbit। force required by a body to remain in a, किसी भी बॉडी को सर्कुलर ऑर्बिट में रहने के लिए जो फोर्स चाहिए बेटा उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एक चीज ध्यान से समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स। अभी आपने नोट्स भी बनाने हैं एंड मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, मेरे को भी पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स, मतलब ये हमेशा किसी दूसरे कारण से होती है। ठीक है, कोई दूसरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोड्यूसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी। क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन में रहना है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना, मैग्नीट्यूड चाहे सेम ही रहे, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे तो हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट जब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। mass into Fc is equal to mass into centripetal acceleration, AC। Therefore Fc is equal to m into v square by r। ये है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिक फोर्स नहीं होने का क्या मतलब है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक बेसिक फोर्स नहीं है, इसका ये मतलब है
कि डिफरेंट सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफरेंट रीजन हो सकता है। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कैसे। देखो, जब भी अर्थ के अराउंड मून अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सपोज ये मून का ऑर्बिट है, ये मून का ऑर्बिट है और ये अर्थ है। जब भी मून के अराउंड अर्थ की रेवोल्यूशन सॉरी अर्थ के अराउंड मून की रेवोल्यूशन होती है, तो इसे भी कौन घुमाएगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। इस मून को अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मून के ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर मैं आपको डायरेक्शन की बात भी करूंगा इससे। ये न्यूक्लियस आपको पता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, विद सर्टेन वेलोसिटी इट इज मूविंग इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो बेटा डिफरेंट सिचुएशंस में यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यहां भी इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। नॉट ओनली दिस, अगर हम एक थ्रेड के साथ एक स्टोन को टाई कर लेते हैं, पत्थर बांधा एक धागे के साथ, लाइक दिस, ये एक धागा है, उसके साथ एक स्टोन को टाई कर दिया, तो इसे घुमा रहे हैं, तो हम इस स्टोन को अपनी तरफ जो खींच रहे हैं, ठीक है, आप करके देखो, वी जस्ट पुल इट टुवर्ड्स एंड देन वी गिव द रोटेशन, गिव द रेवोल्यूशन। तो यहां पर जो टेंशन है, किसमें? टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। डिफरेंट सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट रीजंस होते हैं, ठीक है। तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बेटा इस नाम में ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल का मतलब है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल मींस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर मींस सेंटर सीकिंग। तो हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की भी यही है, ठीक है। तो इसलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रेडियल फोर्स, बिकॉज जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा उसी को हम बोलते हैं रेडियल। सेंटर सीकिंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो एक चीज कंफर्म है बेटा, वो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होगा, ठीक है। कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी रिस्पॉन्सिबल उसे घुमाने के लिए। तो वो एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, कोई और फोर्स भी हो सकती है। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब एक स्टोन घूम रहा है थ्रेड की हेल्प से, तो इस स्टोन के ऊपर थ्रेड के थ्रू टेंशन है, स्ट्रेच कर रहे हैं हम उसको, खींच रहे हैं अपनी तरफ, और उससे उसको एक पुश मिल रहा है। तो यहां पर जब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इफ यू रिमेंबर, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी तो चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the magnitude of velocity remains same.
मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन होती है। चाहे डायरेक्शन चेंज हुई चाहे मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन तो होगी ही होगी। लेकिन यहाँ अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर आपको याद हो तो बेटा हमने पढ़ा था, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है, सिर्फ ये बोला यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती सर्कुलर मोशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सर्कुलर मोशन का कि वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। सो ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एंड देयरफॉर the acceleration is only due to change in direction of velocity. एक्सेलरेशन किसके कारण है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण। और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स है, such acceleration is known as centripetal acceleration. ठीक है, and the force due to this centripetal acceleration is called as centripetal force. F, and the expression for F is m into v square by r, जैसे आपको अभी बताया। कोई डाउट है तो बताओ। मोशन ऑफ ए व्हीकल on a level circular road. मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। लेवल मतलब लेवल्ड, इनर और आउटर साइड जो है वो सेम लेवल पे है, जस्ट टर्न है ऐसे। ऐसे देख लीजिए बेटा, ये अगर कोई सर्कुलर रोड है तो जितनी देर में व्हीकल इस सर्कुलर पाथ में होगा, जितनी देर में व्हीकल इस सर्कुलर पाथ में होगा, उसे सर्कुलर पाथ में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो हमेशा किसी दूसरी फोर्स के कारण होती है। यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल नहीं देख सकते हम, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्बिट नहीं बन रहा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक हेवनली बॉडीज के बीच में जो है, जैसे मून और अर्थ के बीच में, तो उस तरह के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस कार के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसके कारण इसका वेट तो है, जिसके कारण वो जमीन के साथ कांटेक्ट में है, अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन इसको घुमा कौन रहा है? देखो ये चीज आप इमेजिन भी कर सकते हो, खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। जब भी आप किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर होंगे, जब भी किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर होंगे तो ये चीज ऑब्जर्व करना, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ठीक है, पूरा ऐसे घिसते हुए जाता है टायर के साथ। अगर आपको फास्ट जाना है तो और ज्यादा वो फ्रिक्शन होगा, अगर आप स्लो स्लो जाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आपको फील होगा। ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, on a level circular road, the friction between the road and the tires provides the necessary centripetal force.
रोड के बीच में, रोड के बीच में और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, वही फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो वी कैन से देयरफॉर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन बेटा ये लेवल रोड है, लेवल रोड है, इसलिए एफ ऑन ए लेवल, एफ होता क्या देखो, but F is equal to mu into R according to laws of friction. F is equal to mu R, and on a level road, R is equal to mg. अगर लेवल रोड होगी तो R will be equal to mg. Therefore, F कितना हुआ, mu into mg. यहाँ F कितना है, mv स्क्वायर बाय R, और यहाँ F कितना आ गया, mu into mg. आप इन दोनों को इक्वेट करो, therefore mv स्क्वायर बाय R will be equal to mu into mg. इस m को और m को कैंसिल कर दो, देखो v का एक्सप्रेशन क्या बनता है, ठीक है, कैंसिल करके v स्क्वायर आपके पास आ गया म्यू आर जी, देयरफॉर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, तो किसी भी लेवल रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड है किसी व्हीकल की, जो मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की किसी भी लेवल सर्कुलर रोड पे, v max is equal to square root of mu into rg. In general, the safe speed for a vehicle is v is less than mu rg. जैसे अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आ रहा है, तो हम बोलेंगे एनी वैल्यू विच इज लेस देन 50 इज सेफ। 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पीड को 50 एग्जांपल दे रहा हूँ ये वैल्यूज के हिसाब से, अगर 50 आता है तो अगर 50 से ज्यादा हम स्पीड करेंगे तो फिर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। मतलब हमें चाहिए फोर्स 500 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से मिल रही है सिर्फ 400 न्यूटन। एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देखो अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं मिलेगी तो बॉडी जो है ऐसे चली जाएगी। सो किसी भी लेवल सर्कुलर रोड पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड द टायर्स, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण बॉडी घूम सकती है, और मैक्सिमम स्पीड जो है वो है म्यू इंटू आर जी। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड इज म्यू आर जी, बट इन जनरल स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। इन जनरल जो स्पीड है वो म्यू आर जी से कम कम ही होनी चाहिए किसी भी लेवल सर्कुलर रोड पे। एक चीज और देखो बेटा, ये कैलकुलेशन तो ठीक है, ये तो आ जाएगी, आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड है। आपने देखा होगा किसी भी सर्कुलर रोड पे हमेशा एक स्पीड लिमिट मेंशन होती है कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं करनी है। ठीक है, वो इसी के बेसिस पे है। बेटा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें डायरेक्टली याद रखना, मैं समझा देता हूं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एंड फोर्स are always perpendicular to each other.
वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वेलोसिटी और ये फोर्स, यहाँ पर ये वेलोसिटी और ये फोर्स, ठीक है। वेलोसिटी इज ऑलवेज रेडियल, सॉरी टेंजेंशियल, एंड फोर्स इज ऑलवेज रेडियल। तो डायरेक्टली याद रखो बेटा, ये एक रिजल्ट आपको 12th में भी हेल्प करेगा। एक कॉन्सेप्ट आएगा लॉरेंज फोर्स वाला, कि जब जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, whenever force and velocity are perpendicular, then the path of the body is circular. Whenever force and velocity are perpendicular, the path is circular। ठीक है, आज इतना करो, थोड़ा सा आप रिव्यू ले लो पूरा सर्कुलर मोशन में जो हमने पढ़ा हुआ है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एग्जांपल के साथ बैंकिंग ऑफ रोड्स, कि अगर सर्कुलर मोशन है, हमारी जो स्पीड है, देखो हमारी स्पीड की क्या वैल्यू आई। अगर हम मैक्सिमम स्पीड की भी बात करें, मैक्सिमम स्पीड कितनी आई है, v इक्वल टू म्यू आर जी का स्क्वायर रूट। सपोज करो ये म्यू का वैल्यू गिवन है 0.6, ये रेडियस 1 मीटर है, ये जी 10 है, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर दें। ठीक है, मान लो बड़ा सा रोड है तो 6 मीटर ले लो, रेडियस कुछ नहीं होता। सपोज करो फॉर एग्जांपल इफ म्यू इज 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज 0.6, रेडियस इस पूरे ट्रैक का रेडियस जो है वो 6 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 9.8 की जगह। तो इस हिसाब से v देखो कितना आएगा, v हमारे पास बनेगा 0.6 इंटू 6 इंटू 10, 6 मीटर पर सेकंड आ गया। समझ में नहीं आएगा बेटा 6 मीटर पर सेकंड कितनी वैल्यू होती है। आप इस 6 मीटर पर सेकंड को, आपको मैंने एक चीज बताई थी क्या, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड कितना हुआ, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो v विल बी इक्वल टू 108/5, that is v is equal to approximately इतने 22 या 21.6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाले पैरामीटर्स होंगे तो हमारी कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, होनी चाहिए 21.6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या हम 20 की स्पीड में जाना चाहेंगे, किसी रोड को कवर करना चाहेंगे 20 की स्पीड में कार में, बोले 20 की स्पीड में कार में जाना तो उससे अच्छा साइकिल पे चले जाते हैं, है ना। तो हम 20 की स्पीड से कार में नहीं ट्रेवल करना चाहते, तो क्या तरीका है कि हम इस स्पीड को बढ़ाएं। एंड देखो एक चीज और, इस म्यू को हम अगर और कम कर दें या म्यू और कम हो जाए, मान लो रोड स्लिपरी हो गई, फ्रिक्शन कम हो गया, म्यू और कम हो जाए, और अगर म्यू और कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा पता है, म्यू और कम हो जाएगा तो वी और कम हो जाएगी, तो हो सकता है ये 2 आ जाए, क्योंकि इस आर और जी को तो चेंज ही नहीं किया जा सकता। अब रोड का कर्व थोड़ी ना चेंज करेंगे, वो तो बन गया एक बार जैसा बनना था। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो स्पीड की वैल्यू आ रही है वो इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि रोड की कंडीशन कैसी है। जो स्पीड की वैल्यू आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि रोड की कंडीशन कैसी है, स्मूथ रोड है कि रफ रोड है। स्मूथ रोड होगी तो स्लो जाना पड़ेगा, रफ रोड होगी तो फास्ट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्मूथ रोड ही स्लो गए दैट इज अ प्रॉब्लम, और रफ रोड पे फास्ट चले गए तो रफ रोड पे जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी का वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी की स्पीड फ्रिक्शन पे डिपेंड करे।
तो स्पीड को फ्रिक्शन पे कम डिपेंड, अब फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, जब भी कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन है। स्पीड की इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, that is called as banking of roads, that is called as banking of roads, raising the outer edge। वो कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी है वो, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेक्टर्स का रिवीजन करके आओ। इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट दिखाया था वो भी पढ़ के आना। तो कल हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ेंगे। एक चीज अभी से नोट कर लो कि बैंकिंग करनी क्यों है, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है। स्पीड की फ्रिक्शन पे इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमेशा हम रोड के आउटर एज को रेज करेंगे। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कल करते हैं। थैंक यू। सर